बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNT के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। खबरों की तफसील से कबल सुर्खियों पे एक नज़र। अपनी पार्टी की फौरी इंतखाबात कराने की वकालत, कहा मखासमत और टकराव की पॉलिसी लाहसल। माहीगीर महकमा के मुलाजमीन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 1 माह के अंदर मुतालबात पूरे कराने का किया मुतालबा। सफाई कर्मचारियों का एहतजाजी मुजाहरा, कहा मसाइल हल न होंगे तो बल्दियाती सहूलियात होगी बंद। और स्कूलों में ताकजुफ्त निज़ाम, वालदीन में फीस रियायत का किया मुतालबा। खबरों की तफसील पर जाने से कबल ये तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश, सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। तिजारती वक्फे के बाद आपका उर्दू खबरनामे में एक बार फिर खैर मकदम। और अब खबरों की तफसील। और सबसे पहले ये खबर कि कांग्रेस के जिला सदर अब्दुल क़य्यूम शाह, जो शुपियान से ताल्लुक़ रखते हैं, ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि अपनी ही पार्टी कश्मीरी और जम्मू के लोगों के मसाइल का मदावा करेगी। इस मौके पर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर ज़फ़र मनहास ने फौरी तौर पर जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि मखासमत और टकराव की पॉलिसी से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 70 साल से हिंद पाक के दरमियान मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने में पेशरफ्त हो रही है, लेकिन जब भी कोई पेशरफ्त होती है तो उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा वाक़ा पेश आता है जिसकी वजह से ये पेशरफ्त पटरी से नीचे उतरती है। ज़फ़र मनहास का कहना था कि कोरोना की वजह से हम इंतखाबात को इल्तिवा में नहीं डाल सकते, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के बीच ही इंतखाबाती अमल पूरा हुआ और हुकूमत हिंद को इस सिलसिले में पहल करनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस बात को अब रियलाइज़ किया जा रहा है कि मखासमत और टकराव की जो पॉलिसी है उससे कुछ बरामद होने वाला नहीं। कुछ लोग सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक हों, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हों, फ़लस्तीन का मसला हो या अफ़गानिस्तान का मसला हो, ये तभी हल होंगे जो बड़ी कुव्वतें हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जब वो अपने ज़ाती मफादात की गिरफ्त से बाहर निकल के और जब वो हथियारों की सप्लाई का जो धंधा वो कर रहे हैं पिछले 50 साल से, उससे बाहर निकलेंगे तो ये मामलात हल हो सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी शायद इस बात को कहीं रियलाइज़ किया रहा है। बाकी एक बात मैं आपसे कहूँ, कोविड जो है पूरी दुनिया में है और इस कोविड के बीच में आपने देखा हुआ कि कितनी जगहों पर इलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बंगाल के इलेक्शन हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन का अब इन्हीं हालात में हमें सारे काम साइमल्टेनियस करने हैं। पीस प्रोसेस अगर चलता है तो अच्छी बात है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि 70 साल से हम उम्मीद पर उम्मीद बांधते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वाक़ा हो जाता है या कोई ऐसी वजह सामने आ जाती है कि ये रुक जाता है। अब की बार हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये आगे बढ़े और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों। ये तो हर जम्मू कश्मीर के हर शख्स की ये दिली ख्वाहिश होनी चाहिए। हमारी तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि जब ये लोग आपस में सुलह करते हैं तो हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिलता, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है कि LOC पे जो गोलियां चलती हैं उनमें कमी आ जाती है। अभी देखिए इस वक्त LOC खामोश है, तो बाकी हमें तो ये फ़ायदा तो मिलता ही है। जब इनका टकराव होता है तो टकराव भी हमारे यहाँ ही होता है, पिच तो हम बनते हैं। तो हमारी कोशिश है, दुआ भी है और हम बार बार ये बात कहते हैं कि भाई अमन की जो रास्ता है वो बहरहाल तशद्दुद के रास्ते से बेहतर है। महकमा माहीगीरी के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया
कि उन्हें 2.5 दिन की तनख्वाह वागुजार की जाए। श्रीनगर के ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा के मुलाजमीन की एसोसिएशन ने कहा कि 30 बरसों से डीपीसी या महकमा जाती तरक्याती कमेटी की मीटिंगें नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो एक ही अहदे पर काम कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन मुस्तक़बिल नहीं हो रहे हैं और तरक्कियाँ भी नहीं हो रही है। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर 1 माह के अंदर उनके मसाइल और मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आकर एहतजाजी मुजाहरे शुरू करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। अनफॉर्चुनेटली फिशरीज डिपार्टमेंट को इस सबसे ऐसा कोई प्रिविलेज हम लोगों को नहीं मिलता है, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग 24 आवर्स। इवन अगर आप मिनिमम वेज एक्ट को भी देखोगे, देयर इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट 9 आवर्स वर्क ए डे, लेकिन हम लोग पूरे हफ्ते पूरे महीने 24 आवर्स काम करते हैं और हमारा 2.5 डे सैलरी अभी भी सेंक्शन नहीं हुआ है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैरियर प्रोग्रेशन। देयर इज नो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एज फार एज द नॉन गेजेटेड कैडर्स आर कंसर्न। पिछले साल हम लोगों ने एक रीऑर्गेनाइजेशन फाइल बनाई थी, लेकिन ये ना एक्चुअली देयर इज अ डीपर कॉनोटेशन टू इट। हम लोग 1700 मुलाजिमीन हैं। अगर आप देखोगे देयर इज जस्ट 1.5% जो गेजेटेड कैडर में हैं, ऑलमोस्ट 99% हम लोग नॉन गेजेटेड कैडर्स में हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के। ये जो विलफुल स्टैग्नेशन का मसला बना के रखा है, इससे एक पर्टिकुलर क्लास को फ़ायदा मिल रहा है। आई रिटीरिएट दैट इज़ ओनली लेस देन 1.5% गेजेटेड कैडर, उनको फ़ायदा मिल रहा है। उसकी वजह से ये विलफुल स्टैग्नेशन है। हमारी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। हमारा नॉन गेजेटेड का अपर इट्स कॉल्ड द इंस्पेक्टर, डाउन द लाइन किसी की सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है, इसीलिए दिस इज विलफुल स्टैग्नेशन। हम चाहते हैं, आई मीन देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इन द डिपार्टमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन इन द डिपार्टमेंट। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हो। और एक बात कहना चाहता हूँ, आई मीन अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम ऑनरेबल एलजी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि उनको इंटरवीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमारे ऑफिसर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में विजिट करते हैं, वी डोंट वांट देयर विजन टू गेट ब्लर्ड बाय लुकिंग एट द बिगेस्ट ब्रॉड फिश इन द पॉन्ड। बहुत सारे हैं, दे नीड टू डेल डीप इनटू द इंट्रिकेसीज। उनको देखना चाहिए कि फिशरीज एम्प्लॉयज़ के साथ कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट वी कैन, जितनी बार हम लोगों ने ये सब किया है, आर इश्यूज हैव बीन सब्जेक्टेड टू इनऑर्डिनेट डिलेज। सो हम नहीं चाहते कि इस बार भी ऐसा कोई इनऑर्डिनेट डिले हो। हम 1-1.5 महीना और वेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते आप लोग, बिकॉज ये बहुत अजीब बात है कि एक फिशरीज मुलाजिम आफ्टर पुटिंग इन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस वो सेम पोस्ट पे रिटायर होता है एंड हिज पेंशन गेट्स फिक्स्ड एज एट मियर 13,000 to 14,000 रुपीज़। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको इंटरवीन करना चाहिए एंड दे हैव टू बिकम द सेवियर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। अदरवाइज हम लोग एक लार्ज स्केल एजिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। ST, SC और OBC एहतजाज करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमा जात में 1 लाख से ज़ायद असामियाँ खाली है जो उनके लिए मखसूस है, लेकिन सरकार उन्हें पुर करने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके तबकों में ऐसे लाखों और हज़ारों नौजवान हैं जो घरों में बेरोज़गार बैठे हैं और तालीम हासिल करने और आला डिग्रियां हासिल करने के बाद भी इस वक्त काम की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि इन असामियों को पुर करके उन्हें रोज़गार फराहम किया जा सकता है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा जातों में उनको कानून के मुताबिक जो रिजर्वेशन दी गई है उस कोटा को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी न ही तरक्कियाँ हो रही है और न ही उनके तनख्वाहों में इजाफा होता है। के प्रोटेस्ट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि जो ये पुरअमन और पीसफुल प्रोटेस्ट था, इसका मेन मुद्दा यही है कि हम अपने उन कानूनी अधिकारों को लेके गवर्नमेंट को बार बार हम जगाते रहे हैं। आज भी उनके दरवाजे पे जगाएं उनको एक मेमोरेंडम के थ्रू, जो हम DC श्रीनगर शाहिद साहब के थ्रू LG साहब को हिज एक्सेलेंसी देने जा रहे हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने जम्मू में दिया है, हम यहाँ श्रीनगर में दे रहे हैं। हमने आपको इसलिए तकलीफ़ यहाँ पे दी कि आप हमारी आवाज़ बन के हमारे जो ये जेन्युइन मुद्दे हैं ये लेके आप ऊपर तक जाएं, ऊपरी ऐवानों में जाएं। हमारा पहला मुद्दा पे मैं बात करता चलूं। हमारा पहला मुद्दा है कि हमारी रिजर्वेशन प्रमोशंस को अचानक इन्होंने स्टक डाउन कर दिया। गवर्नमेंट ने अभी एक सर्कुलर इशू किया है
لیکن ہم اس کے بالکل بھی اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دوبارہ ایک بار دیکھ لیجئے, اس کے بعد پورے طریقے سے آپ اس کو امپلیمنٹ کریے. اور اب یہ خبر کہ والدین نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں سے اسکول بند ہے اور اب جب 2 برسوں کے بعد اسکول کھل گئے ہیں تو چفت طاق نظام کے تحت بچوں کو اور طلاب کو اسکول میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ طریقہ کار خوش آئندہ ہے لیکن انہیں بھی فیس میں رعایت فراہم کی جانی چاہیے. والدین کا مطالبہ تھا کہ پہلے ہی 2 برسوں کے دوران انہوں نے بہت زیادہ فیس اسکولوں کو ادا کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچے گھروں میں ہی تعلیم حاصل کرتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسکولوں میں فیس کی ادائیگی کی. ان والدین کا کہنا تھا کہ اگرچہ سرکار نے گزشتہ برس اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ فیس میں رعایت دی جائے گی, تاہم وہ دستاویزات اور وہ فائلیں بھی سیکریٹریٹ کے گرد و غبار میں کھو گئی اور آج تک اس سلسلے میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. اور سکولنگ اور نئے سرے سے کلاسز شروع کرنے کا تعلق ہے. گورنمنٹ کے پاس یہ بات پہلے بھی لائی گئی تھی کہ آڈ ایون کو لے کر اور سکول فیس کو لے کر اور بس فیس کو لے کر یہ ریگولیٹ کیا جانا چاہیے. کووڈ کے بعد سے اقتصادی حالات پر بھی ایک جو برا اثر پڑا ہے اور پیرنٹس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بچوں کو جو آج سے نو سکول جانے کی تیاری ہے یا ان کو بس یا ٹیوشن فیس جو ہے, مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو اکارڈنگلی اس میں کئی قید لگانی چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں پیرنٹس جو ہیں اس اقتصادی بدحالی کا مزید شکار نہ ہوں اور اس کا اثر بچوں پر بھی برا پڑ سکتا ہے. لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ کی وساطت سے ایڈمنسٹریشن اس بات کا کاگنیزنس لے گی اور اس کو ریگولیشن میں لانے کی کوشش کر لے گی. اس مدعے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جو آڈ اور ایون کا سلسلہ جو پرائیویٹ سکولوں میں رکھا گیا ہے یہ بالکل ناانصافی ہے پیرنٹس کے ساتھ, کیونکہ ایک بچہ ہفتے میں صرف 3 دن جاتا ہے اور فیس جو ہے اس کو وہ برابر دینی پڑتی ہے. تو اس بارے میں گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, جو پیرنٹس ہیں ان کو ریلیکسیشن ملنی چاہیے کیونکہ جائز بات ہے, یا تو پھر ایسا قانون بنایا جائے تاکہ بچہ برابر پڑھ سکے. اگر اب بچے کا نقصان ہو رہا ہے تعلیم کے اس میدان میں تو پھر فیس بھی اسی حساب سے لینی چاہیے. تو میری بھی یہی مودبانہ گزارش رہے گی حکومت سے کہ وہ بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں, بچوں کے ساتھ بھی انصاف کریں. تو آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. کاسمیٹکس تیار کرنے والی کمپنی اسٹرابری نے سری نگر میں اپنے مصنوعات کو متعارف کیا. سری نگر میں اپنے ڈیلروں اور ڈسٹریبیوٹروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں نے مختلف اسکیموں پر روشنی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی کی طرف سے تیار کردہ یہ مصنوعات باقی کمپنیوں کے مقابلے میں سستے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کا کاروبار وادی میں بہت اچھا چل رہا ہے اور ان نئے مصنوعات کو متعارف کرنے سے اس کاروبار میں مزید بھی اضافہ ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے مصنوعات اور جو کاسمیٹکس ہے یہ ہربل اور آیورویدک بنیادوں پر تیار کیے جاتے ہیں. صفائی کرمچاریوں نے سری نگر میں احتجاج مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ SRO 164 کا اطلاق کیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ اسی SRO 164 کے تحت ان کے عارضی ملازمینوں کو مستقل کیا جانا چاہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی زیر انتظام خطہ ہونے کی طرز پر کم از کم تنخواہ ایکٹ کو بھی لاگو کیا جانا چاہے. ان ملازمین نے سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کرونا اور سیلابی صورتحال کے دوران انہوں نے جاں فشانی سے کام کیا. ان پروشو حالات میں بھی وہ صف اول پر رہے لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کی طرف سے ان کی جو دیرینہ مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا. انہوں نے دھمکی دی کہ اگر بجٹ میں ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ لوگوں کو تمام بلدیاتی سہولیات بند کر دیں گے. وترگامی اربن لوکل باڈیز کیجول کنسالیڈیٹ کشمیر کا پریزیڈنٹ اور میرے ساتھ صفائی کرمچاری فورم کے پریزیڈنٹ فیاض احمد دیوسری صاحب, آج ہم اپنا پروٹیسٹ درج کرنے آئے ہیں. ہم تمام کمیٹیوں کے نمائندے اس وقت آئے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے ایک تو ہمیں SRO 64 کے تحت مستقل کیا جائے اور UT ریاست کے طرز پر یہاں بھی منیمم ویج ایکٹ کو لاگو کیا جائے. تو ناظرین یہ تھی اب تک کے خبروں کی تفصیلات. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.